गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट, कंप्लीट सॉलिड स्टेट देखेंगे। बट इस वीडियो में नहीं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक सॉलिड स्टेट जो था हमारा, ये पार्ट उसका फर्स्ट, सेकंड पार्ट जो था आपको कुछ ही दिन में ये देखने को मिल जाएगा। तो आप सॉलिड स्टेट का जो मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने पीडीएफ बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उस पीडीएफ में वही बातें सब लिखा हूँ जो आपको जरूरत है जानना और आप जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने वही बातें सब लिखी हैं, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो था, हम लोग सॉलिड स्टेट, इससे पहले जो था दो स्टेट होते हैं एक मैटर के, एक जो था गैस स्टेट, एक लिक्विड स्टेट। वो दोनों की जो था हम लोग दोनों स्टेट हम लोग 11th में पहले पढ़ चुके होते हैं, इसलिए जो था हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट की ही बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फ्लूइड्स होता क्या है। तो फ्लूइड्स क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जिसका एबिलिटी होता है कि फ्लो करने का, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। एग्जांपल जो था हमारा, जैसे कि लिक्विड है, फिर गैसेस है, ये सब जो होता है हमारा फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड। बट अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका एबिलिटी नहीं है फ्लो करने का, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। एंड दे ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और ये क्या करता है, बस ऑसिलेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब अपने मीन पोजीशन पे जो था बस ऑसिलेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब जो होता है, एक पॉइंट क्वेश्चन हमेशा उठता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है या फिर ये कोई कॉपी है, तो ये मतलब हम हमेशा हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, ये पेन है कि हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सॉलिड है। तो ये डिसाइड करने के लिए जो होता है, ये सॉलिड है या वाटर लिक्विड है या कोई गैस स्टेट में है, तो वो डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। दो फैक्टर से जो होता है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो गैसेस है या लिक्विड है। डिसाइड करता है कि वो गैस स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो वो दो फैक्टर जो होता है कौन कौन है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दूसरा होता है हमारा थर्मल एनर्जी। ये दो फैक्टर जो होता है हमारा डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा या तो गैस स्टेट में रहेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा सॉलिड के रूप, सॉलिड में रहने में, मतलब सॉलिड स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। साथ ही साथ थर्मल एनर्जी भी, कि अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो वो दूर दूर चला जाएगा, तो लिक्विड या गैस स्टेट में हो जाएगा। इसलिए दोनों अगर अच्छे अमाउंट में है और दोनों जो हमारा सही है सॉलिड स्टेट होने के लिए, तो जो सब्सटेंस कोई सॉलिड स्टेट में रहेगा, नहीं तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं देयर कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं। तो हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड को दो टाइप में। कौन कौन? एक एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, और दूसरा जो था हमारा क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड। ये एमोर्फस सॉलिड जो था हमारा, एमोर्फस सॉलिड मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो। मतलब जिसका कोई शेप ना हो, मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई चीज सब्सटेंस हमारा क्यूबिक के रूप में है, तो वो तुरंत जो था हमारा दूसरे शेप में चला जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड, कि जिसका कोई फिक्स शेप ना हो। बट क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, जिसका कोई फिक्स शेप और ज्योमेट्री हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड। आइए कुछ डिफरेंस देख लेते हैं अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड में। अमोर्फस सॉलिड में जो आपने पहला पॉइंट देख रहे होंगे, क्या है, ज्योमेट्री डज नॉट फिक्स। ऐसा जो था हमारा सॉलिड जिसमें का ज्योमेट्री फिक्स ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। दूसरा जो था जिसका ज्योमेट्री फिक्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड। तीसरा जो था, दूसरा जो डिफरेंस आता है, एमोर्फस सॉलिड इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। मतलब मान लीजिए एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, फिर इस लाइन में जो होता है ना, बहुत सारे एटम बहुत कम दूर तक होंगे। मतलब एक लाइन में रेंज बहुत कम दूर तक एटम होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बट अगर देख लीजिए क्रिस्टलिन सॉलिड में, तो उसमें क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। मतलब अगर एक एटम्स यहाँ पे, एक एटम्स यहाँ पे, तो ये बहुत दूर तक जो होता है ऐसे ही होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। दूसरा जो था हमारा, तीसरा जो पॉइंट है, डिफरेंस है इस दोनों में, कि क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो था हमारा सॉलिड का डिफिनेशन क्या है कि फिक्स शेप होना चाहिए, वो फ्लो नहीं करना चाहिए, और क्या बोलते हैं, फिक्स शेप, फिक्स ज्योमेट्री होनी चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए, उसको सॉलिड कहते हैं। बट इसमें तो ये नहीं है ना, इसलिए इसको अपन स्यूडो सॉलिड को कहते हैं। और इसको अपन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड भी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब कभी पुराने घर में जाए होंगे, जो बहुत पुराने होंगे, उसमें अगर कोई खिड़की जो होता है, विंडो, अगर शीशे की होगी, तो देखिएगा ऊपर वाला जो
पोर्शन होता है वो पतला होता है और नीचे वाला जो होता है हमारा वो पोर्शन मोटा होता है। क्यों जो ये जो अमोर्फस सॉलिड है, ग्लास जो अमोर्फस है, वो क्या होता है ना, धीरे धीरे फ्लो करता रहता है, फ्लो करते हुए नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाला जो होता है हमारा वो मोटा हो जाता है, बट ऊपर वाला जो होता है हमारा वो पतला ही रह जाता है। इसलिए इसको अपन सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तीसरा जो था मतलब क्रिस्टलीन सॉलिड का है, इट इज अ ट्रू सॉलिड। ये जो हमारा ट्रू सॉलिड है ये फ्लो नहीं करता। अगला पॉइंट जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज आइसोटोपिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमोर्फस सॉलिड जो था हमारा वो आइसोटोपिक इन नेचर होता है। आइसोटोपिक इन नेचर कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि ये हमारे पास बॉक्स है, तो अगर हम इस बॉक्स का जो था किधर से भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो वो सेम होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। अगर मान लीजिए अगर कोई ये सॉलिड है, इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इस साइड से मेजर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इस साइड से मेजर करते हैं, मान लीजिए कुछ आया, बट अगर हम इस साइड से मेजर करें तो हमको कुछ और आया, सेम नहीं आया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनसीओट्रॉपिक। मतलब जो होता है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट साइड से मेजर करने पे डिफरेंट आए तो उसको अपन एनसीओट्रॉपिक कहते हैं, अगर सेम आए तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो हमारा आइसोटोपिक नेचर का होता है, आइसोटोपिक नेचर का होता है। बट जो था हमारा ये क्रिस्टलीन सॉलिड जो था हमारा वो एनसीओटॉपिक नेचर का होता है। मतलब डिफरेंट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम साइड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आते हैं डिफरेंट साइड से मेजर करने पे, इसमें क्रिस्टलीन सॉलिड में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्रिस्टलीन सॉलिड के, तो आप देख रहे होंगे कि ग्लास जो था हमारा ये ग्लास जो था हमारा वो क्या था, ये ग्लास जो है वो हमारा क्या है, ये एमोर्फस सॉलिड में। फिर जो था हमारा क्वार्ट्ज ग्लास जो था वो भी क्या होता है हमारा, वो एमोर्फस सॉलिड में आता है। बट जो था फिर अगर देखें एमोर्फस ये इसमें क्रिस्टलिन में, तो जितने भी आयनिक साल्ट होते हैं, वो सारे जो था हमारा क्या होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड। जैसे कि ये क्वार्ज हो गया, NaCl हो गया। क्वार्ज ग्लास जो था हमारा याद रखिएगा वो क्या है, आइसोटोपिक है, आइसोटोप सॉरी एमोर्फस सॉलिड है। क्वार्ज ग्लास एमोर्फस सॉलिड, बट क्वार्ज जो था हमारा वो क्या है, ये क्रिस्टलीन सॉलिड है। वैसे ही जो है एक पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है कि जितने भी एक मिनट जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं हमारा, वो सारे क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, कि जो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट जो है वो याद रखना क्या है, कि द एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलीन सॉलिड एट सम टेम्परेचर। मतलब जो एमोर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं, वो एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलीन सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं एट सम टेम्परेचर। मतलब कुछ टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो कुछ टेम्परेचर पे जाके एमोर्फस सॉलिड भी क्रिस्टलीन सॉलिड हो जाए, में भी पॉसिबल है। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड को भी ना हम लोग फर्दर 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, वो हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो था हमारा क्या है, आयनिक सॉलिड। तीसरा जो था हमारा क्या है, मेटेलिक सॉलिड। और चौथा जो था हमारा क्या है, कोवैलेंट सॉलिड, जिसको अपन नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो आप ये सारे जितने भी पॉइंट है मैंने आपको जैसे बताया, डिस्क्रिप्शन में आप PDF होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ताकि मैंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंटें लिखी हैं, और जो लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बस वही लिखी है। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जो ऐसा जो होता है हमारा सॉलिड जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो विंडो वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होता है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हमारा विंडो वॉल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए रूप में ले ले तो IT सॉलिड हो गया, CO2 हो गया, फिर H2 हो गया, ये सब जो था हमारे क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगला देखें हम लोग आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम तो सुने होंगे कि जो सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है आयंस होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो आप पढ़े ही होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 12th में फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आयनिक सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया, एक्सेट्रा, ये सब जो होता है हमारा आयनिक सॉलिड के में आते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं मेटेलिक सॉलिड। ये मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि ऐसा सॉलिड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है हमारा मेटल्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा फोर्स होता है, मेटेलिक फोर्स होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं कि मेटेलिक फोर्स होता कैसा है। मेटेलिक फोर्स क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारा मेटल है, मान लीजिए सोडियम का जो होता है हमारा बहुत सारा, एक कोई ऐसा है कंटेनर जिसमें कि बस सोडियम है। अब इस सोडियम में जो था मेटेलिक सॉलिड कैसे होता है, तो सारे सॉलिड जो सारे सोडियम जो होता है क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो डोनेट करते हैं, और एक बहुत बड़ा जो होता है हमारा सी जैसे कि समुद्र होते हैं वैसे क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सब सॉलिड सब जो सोडियम है उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस सी में दिया होता है। तो सारे जो एटम्स होते हैं सोडियम के वो सारे क्या होते हैं, उस समुद्र जो है इलेक्ट्रॉन का उसके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबने एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें दिया हुआ है। इसके वजह से जो होता है हमारा वो सारे एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स। इस जैसे कि एग्जाम्पल मेटेलिक फोर्स। और इस तरह के जो कंपाउंड सॉलिड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। और जो होता है हमारा एग्जाम्पल जैसे कि Na का सॉलिड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जैसे Na जो होता है सॉलिड उसमें कौन सा फोर्स होगा, मेटेलिक फोर्स होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, सॉलिड जो होता है हमारा, ये जो कैसा है, ये कौन सा, नाम से ही पता चल रहा है कि द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एटम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कोवेलेंट। मतलब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बाउंड हो, मान लीजिए मतलब जो कोवेलेंट बाउंड हो दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। एग्जांपल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें चर्चा, तो आप स्ट्रक्चर्स देखे होंगे अगर ग्रेफाइट का, तो क्या होता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। और एक कार्बन एटम जो होता है हमारा वो तीन कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, तीन कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और तीन कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, एक कार्बन एटम जो होता है, एक बैलेंस होता है उसका फ्री होता है, और वो लेयर बाय लेयर होता है। तो इसको अपन कहते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि उसमें जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कैसा बॉन्ड होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली हमारा डायमंड हो गया, SO2 हो गया, ये सब जो था हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था हमारा वो कोवेलेंट होता है। अगला जो टॉपिक हमारा है, यहाँ से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक जो था हमारा वो क्रिस्टल्स लैटिस होता है। तो अगला पॉइंट हमारा क्रिस्टल्स लैटिस। इसमें सबसे जो था हमारा वो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट वो आता है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल क्या होता है कि जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि अंडर टेंथ में, कि जो हमारे शरीर का बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स। वैसे ही जो होता है अगर किसी भी ये कैसे ये जो होता है कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, वो क्रिस्टल लैटिस का बेसिक यूनिट क्या होता है हमारा, वो यूनिट सेल होता है। मतलब बहुत सारे यूनिट सेल जो होता है मिलके जो होता है हमारा वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ सेल विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन अ कंप्लीट अ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब ऐसा सब्सटेंस, ये ऐसा ही सेल जो आपस में रिपीट करे बार बार, और वो रिपीट करके क्रिस्टल लैटिस या लैटिस फॉर्म करे, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो था हमारा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे क्यूबिकल यूनिट सेल हो गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया, ऐसे जो था हमारा बहुत टाइप के यूनिट सेल्स भी होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट और आता है इसमें, क्या होता है वो लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट क्या होता है कि जो पॉइंट, ये जो था हमारा यूनिट सेल में जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर कोई यूनिट सेल है, उसमें जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। जैसे कि देखिए, द पोजीशन विच इज ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। मतलब जो ऐसा पॉइंट जो कि प्रेजेंट ऑक्युपाइड है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल, इसको जो था हम लोग, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग दो टाइप में। यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक टाइप जो होता है हमारा क्या होता है, परमिटिव यूनिट परमिटिव टाइप यूनिट सेल। दूसरा जो था हमारा क्या होता है, दूसरा जो था हमारा सेंटर्ड टाइप यूनिट सेल। अब हम आगे देखते हैं परमिटिव टाइप यूनिट सेल किसको कहते हैं। ये परमिटिव टाइप यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसपे जो होता है हमारा जितने भी एटम्स हैं वो सारे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आप
क्यूब देख रहे होंगे, इस क्यूब पे जो होता है जितने सारे कॉर्नर्स है, एक यहाँ कॉर्नर्स है, फिर एक यहाँ पे है कॉर्नर्स, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस सारे कॉर्नर्स पे जो होता है कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कहीं पे नहीं प्रेजेंट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमिटिव यूनिट सेल। बस इसमें क्या है, इसमें बस कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के अलावा जो होता है इसमें कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अपन ने अभी प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा, अब देख लेते हैं हम लोग क्या है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कि एटम्स जो होता है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था कि सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, सारे एटम्स जो था हमारा वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा जो होता है हमारा वो क्या होंगे, कॉर्नर्स के अलावा कहीं और होंगे। जैसे कि यूनिट सेल देख लीजिए, द यूनिट सेल in which the atoms are present on the corner as well as other position मतलब कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके अलावा जो होता है कहीं और पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल को जो होता है हम लोग तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है हमारा क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा जो होता है हमारा क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा जो होता है हमारा क्या है, इन सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कि सारे एटम्स पहले तो कॉर्नर्स पे होंगे ही, उसके अलावा जो होता है हमारा एक एटम्स वो सेंटर पे होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं एक एटम जो होता है हमारा वो सेंटर पे प्रेजेंट है और सारे एटम जो होता है हमारा वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला जो था हमारा क्या आता है, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द मतलब फेस सेंटर्ड मतलब एक सारे एटम जितने सारे एटम्स हैं वो एक तो मतलब पूरे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके अलावा जो होता है जितने भी फेस हैं वो सारे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे फेस सेंटर्ड है, इसमें सारे एटम्स जो होता है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हैं, उसके अलावा जो होता है हर एक फेस के जो होता है वो सेंटर्ड पे भी प्रेजेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला जो होता है हमारा क्या है, वो है इन सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होता है कि ऐसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कि सारे एटम्स कॉर्नर पे तो हों, उसके अलावा जो होता है कोई दो अपोजिट फेस के सेंटर्ड पे हो। मान लीजिए ये अगर ऐसा वाला है तो इसके सेंटर पे यहाँ पे होगा और इसके सेंटर पे यहाँ पे होगा, अपोजिट सेंटर में हो तो उसको अपन इन सेंटर्ड कहते हैं, इन सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर यहाँ तक समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इससे ताकि मोटिवेट होते हैं हम, और हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाएं ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी अच्छा लगे बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे एक एनसीईआरटी का जो था पिक्चर्स लगाई हुई है, इसके नेक्स्ट पेज में भी जो था हमारा वो यही होगा, और ये भी जो था हमारा इस ये जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेविस लैटिस, एक ब्रेविस लैटिस होता है जो कि 14 टाइप्स का होता है। जैसे कि ये ब्रेविस लैटिस 14 टाइप्स का होता है, जो कि क्यूबिकल सिस्टम 7 होते हैं और ब्रेविस लैटिस 14 होता है। तो आपको वो ब्रेविस लैटिस जो होता है मीन्स में और नीट में जो होता है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक है तो ऑर्थोरोम्बिक में पूछ देगा कि एंगल्स का कैसा होता है, तो उसमें आपको याद रखनी होगी कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है। फिर आपको क्यूबिक में पूछ देगा तो क्यूबिक में तो आसान है, अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। वैसे ही जो था हमारा टेट्रागोनल में पूछ देगा तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो था हमारा ऑर्थोगोनल, टेट्रागोनल, क्यूबिक, हेक्सागोनल में जो था हमारा वो कैसे होते हैं एंगल्स का रिलेशन। तो आप याद रख लीजिएगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में और नीट में होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो ये चीज जो होता है आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल। मतलब एक अगर यूनिट सेल है उसमें हम लोग देखते हैं कि परमिटिव दो टाइप के होते हैं, एक परमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में भी तीन टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग देख लेते हैं कि जितना कितने सारे ये मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो होता है कितने सारे आइटम्स होते हैं, फिर बॉडी सेंटर्ड में एक यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं परमिटिव यूनिट सेल। एक चीज याद रखिएगा कि जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं
क्यूब के कॉर्नर पे एटम्स होते हैं वो 8 मतलब जो होता है, बोर्ड तो है नहीं कि मैं बता सकता हूँ, पर समझने की कोशिश करिएगा कि एक क्यूब जो होता है, एक क्यूब का कॉर्नर वो 8 एटम एक 8 कॉर्नर से जो होता है, मतलब 8 अलग अलग क्यूब के कॉर्नर से शेयर्ड होता है। 8 अलग अलग क्यूब के कॉर्नर से शेयर होगा, तो कॉर्नर पे जो एटम्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो एटम्स है, ये एटम्स हैं, ये एटम जो होता है हमारा वो 8 क्यूब से शेयर्ड होगा। मतलब एक एटम 8 क्यूब से जो होता है हमारा शेयर्ड है, तो एक क्यूब में कितने पार्ट्स होगा एक एटम का? 1/8। सिंपल है कि नहीं, कि एक क्यूब, एक एटम जो होता है हमारा वो 8 क्यूब से शेयर्ड है, तो एक एटम का एक क्यूब में कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 1 बाय एक एटम, एक एटम का कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट है। और कितने सारे क्यूब है, सॉरी कितने सारे कॉर्नर है? अपना 8। तो 1/8 इंटू 8 जो होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। तो याद रखेगा कि परमिटिव यूनिट सेल में जो होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? वो होते हैं 1। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट की सेल की बात करें, तो कॉर्नर पे तो सारे कॉर्नर मिला के एक ही एटम होंगे, और एक जो सेंटर्ड वाला एटम से सेंटर्ड वाला एटम वो किसी से शेयर नहीं होता, क्योंकि वो तो शेयर सेंटर में है। तो टोटल नंबर जो एटम्स हो जाएंगे उस पे बॉडी सेंटर में, वो कितने हो जाएंगे हमारे? 2। अगला आता है हमारा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पे ध्यान रखिएगा, जो फेस पे सेंटर, फेस के सेंटर पे जो एटम्स होता है वो 2 क्यूब से जुड़ा होता है। तो एक एटम का जो होता है हमारा, एक एटम 2 क्यूब से शेयर्ड है, तो एक क्यूब में कितना पार्ट जो होता है एटम्स का होगा? तो 1/2। और टोटल फेस कितना होता है? 6। तो जो होता है हमारा, एक तो कॉर्नर से एटम्स आ रहे हैं, और 1/2 इंटू 6 जो होता है हमारा किससे आ रहे हैं? फेस से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें? 4। अगला जो था हमारा वो कितना हो जाता है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आप जैसा कि देख सकते हैं कि कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो कितने एटम प्रोवाइड करेंगे? एक। और मतलब जो फेस के सेंटर पे भी तो प्रेजेंट है ना, तो फेस के सेंटर पे जो था हमारा 1/2 इंटू 2। तो टोटल जो था हमारा एटम हो जाएंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे भी 2। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कि जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मतलब आते रहते हैं, मींस में नीट में भी क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, तो आप जो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, 3 टाइप्स ऑफ एटम। एक सॉलिड जो होता है हमारा वो 3 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। वो कौन कौन सा एटम है? ए बी सी। और आगे पढ़िएगा क्वेश्चन कि ए ऑक्युपाइड ईच कॉर्नर। ए जो होता है हमारा यूनिट सेल का सारे कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक ए जो एटम है वो सारे कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है, तो ए बराबर कितने होंगे? 1/8 इंटू 8, मतलब 1। ए जो होता है हमारा 1 होंगे। आगे देखते हैं, बी ऑक्युपाइड बॉडी सेंटर। बी जो होता है हमारा बॉडी सेंटर को ऑक्युपाई करता है, मतलब बी बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर बस एक होता है, एक एटम होता है। एंड सी ऑक्युपाई फेस सेंटर्ड। सी जो था हमारा ऑक्युपाई करता है सारे फेस सेंटर्ड। सारे फेस सेंटर्ड ऑक्युपाई करेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 6, तो बी सी इक्वल टू 3। तो हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? AB C3। तो ये जो था हमारा फॉर्मूला हो जाएगा उस कंपाउंड का, जो इस सॉलिड का, जो सॉलिड इन एटम से मिलकर बना है। अगला जो था हमारा क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स। ए जो था हमारा ऑक्युपाई करता है कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। बी ऑक्युपाई करता है फेस सेंटर ऑफ अ क्यूब। फिर सेंटर ऑफ अ क्यूब। सी ऑक्युपाइड करता है बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। सी जो था हमारा ऑक्युपाई करता है बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। सी जो ऑक्युपाई करता है वो क्या करता है? बॉडी सेंटर्ड ऑफ द क्यूब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस आर पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर ऑफ द टू कॉर्नर आर रिमूव्ड। मतलब अगर मान लीजिए ये जैसा क्यूब है, इसका जो होता है ये वाला बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, तो ये जो एक लेयर बन रही है उसको हम लोग पूरे को रिमूव कर देते हैं। तो बताइए कि हमारा कितना, मतलब फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा सॉलिड का? तो देख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी। सी क्या है? बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। बॉडी सेंटर पे अगर कोई एटम है और हम ये रिमूव कर रहे हैं, तो ये तो रिमूव हो जाएगा ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। अगला क्वेश्चन, अगला जो था हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी निकालना है। बी कितना है? तो बी देखिए कि बी फेस, अगर ये वाला हम लोग रिमूव करें, ये वाला पार्ट जो है जिसमें मैंने अभी कलर करा है, ये वाला पार्ट अगर रिमूव करेंगे तो उसमें फेस तो आ ही नहीं रहा। तो फेस पे जितने एटम्स है वो तो रहेंगे ही। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो बी वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3।
अगला जो था हमारा क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स एट ए। तो एक एल में क्या है, कॉर्नर्स वाला है, तो कॉर्नर वाला दो तो हट जाएगा ना, एक यहाँ वाला कॉर्नर वाला आइटम हट जाएगा, एक यहाँ वाला कॉर्नर वाला आइटम हट जाएगा, तो कॉर्नर तो दो घट गया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 6। और वो एक कॉर्नर कितना ऑक्यूपाई करता है 1/8, तो 1/6 इंटू 1/8 इक्वल टू 3/4। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ए 3/4 B3C0। फ्रैक्शन में एटम्स नहीं हो सकते तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा A3B12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। सॉलिड स्टेट में जो था हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो था हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो इसकी आएगी उसमें इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और कोई भी सजेशन हो या कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके मेरे से पूछ सकते हो। और ये पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।